वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे द्विध्रुवीयता। विश्व व्यवस्था का अर्थ, इसके दो प्रकार, कठोर द्विध्रुवीयता और ढीली ढाली द्विध्रुवीयता। फिर हमारा रहेगा द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास के कौन से कारण थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध की परिभाषा, क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध के साधन तथा शीत युद्ध के कारणों के बारे में हमने किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जिसका आगमन शीत युद्ध के साथ ही जिसका आगमन हुआ था, इसका अर्थ हमने जानना है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था से है जिसमें कि दो ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो राष्ट्रों के मध्य समस्त अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां केंद्रित रहती हैं। यह दोनों राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शक्ति के दो केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आपस में संघर्ष करते रहते हैं। विश्व के समस्त राष्ट्र जो है वो अपने विचारों, नीतियों, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की समानता के आधार पर जो है वो उनका ध्रुवीकरण हो जाता है और विश्व की कोई भी समस्या जो है इनके हस्तक्षेप के बिना हल नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में जो है वो विश्व के समस्त राष्ट्रों का उनके विचारों, नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं, अपने विदेशी हितों, राष्ट्रीय हितों के अनुसार उनका भी जो ध्रुवीकरण हो जाता है। ऐसी विश्व व्यवस्था शीत युद्ध के दौरान 1945 से लेकर 1990 तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान रही, जिसका नेतृत्व जो था वो अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ कर रहे थे। जैसे ही जो है वो क्या होता है, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ, इस द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का भी अंत हो गया था। अब हम द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के भी दो चरण रहे हैं, एक कठोर द्विध्रुवीयता और दूसरा है ढीली ढाली द्विध्रुवीयता। मैं आपको पूरा मीनिंग बताने से पहले संक्षेप में बताना चाहूंगा। कठोर द्विध्रुवीयता जो है वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रारंभिक चरण के काल से है, जिसमें कि 1945 से लेकर 1955 तक के काल से है, जिसमें शक्ति गुटों में जो देश शामिल थे उन पर जो है वो शक्ति गुटों का पूर्ण नियंत्रण बना हुआ था। वे वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं थे। उनकी घरेलू और विदेश नीति जो है वो शक्ति गुटों के द्वारा ही नियंत्रित होती थी और जो विश्व राजनीति थी वो मुख्यतः मॉस्को और वाशिंगटन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती थी। ढीली ढाली द्विध्रुवीयता, इसमें क्या होता है, ढीली ढाली अथवा शिथिल द्विध्रुवीयता का जो काल है, इसका काल जो है 1955 से लेकर 1990 तक का काल जो है वो माना जाता है, जिसमें यद्यपि जो है वो शक्ति गुट बने रहे और परंतु शक्ति गुटों में जो शामिल राष्ट्र थे उन पर जो है वो शक्ति गुटों का नियंत्रण जो है वो ढीला पड़ गया था। उनमें शक्ति गुटों के अंदर ही जो है वो अविश्वास और मतभेद जो पैदा होने लगे थे और दोनों ही शक्ति गुटों में शामिल राष्ट्र चाहते थे कि हमारी घरेलू और विदेश नीति जो है वो हमारे द्वारा जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए। और तो इस प्रकार से मतलब विरोध के स्वर जो है वो दोनों ही शक्ति गुटों में उत्पन्न होना आरंभ हो गए थे और शक्ति गुटों का अपने अपने गुट में शामिल देशों पर नियंत्रण जो वो ढीला पड़ गया था। अब मैं संक्षेप में आपको मीनिंग बताता हूँ। कठोर द्विध्रुवीयता से हमारा अभिप्राय इस अवस्था के प्रारंभिक चरण 1945 से लेकर 1990 तक के काल से है, जिसमें दोनों शक्ति गुटों ने अपने अपने गुट में शामिल प्रत्येक राष्ट्र को पूर्ण तौर पर अपने द्वारा नियंत्रित किया हुआ था। इस समय इन गुटों में शामिल प्रत्येक राष्ट्र वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं था। वे अपनी घरेलू और विदेश नीति के निर्माण के लिए पूर्ण तौर पर अपने अपने गुट के नेता पर निर्भर थे। विश्व राजनीति पूर्ण तौर पर मॉस्को और वाशिंगटन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाती थी। इसी प्रकार से ढीली ढाली लूज बाइपोलरिटी, ढीली ढाली अथवा शिथिल द्विध्रुवीयता का काल जो है वो 1955 से आरंभ होकर 1990 तक का है। इसे ढीली ढाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में यद्यपि शक्ति गुट बने रहे थे, परंतु उनकी पकड़ अपने अपने गुट के देशों पर कुछ कमजोर पड़ गए थे। गुटबंदी का प्रभाव फीका पड़ने लगा था। दोनों ही गुटों के सदस्य मतभेद पैदा हो गए थे। उनमें अविश्वास की भावना जो बढ़ने लगी थी। इसलिए इसको जो है वो ढीली ढाली कहा जाता है। ढीली ढाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शक्ति गुट थे उनका अपने गुट में शामिल देशों पर नियंत्रण जो था वो ढीला पड़ गया था। अब हम माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास के कारण कौन कौन से थे। अब हमने जानना है
कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था या द्विध्रुवीयता जो कि 1945 से लेकर 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान रही और शीत युद्ध के आगमन से ही जो है वो इसका भी विकास हुआ। विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया। एक शक्ति गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे शक्ति गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। तो इस प्रकार द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में आई थी। अब हमने देखना है कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिससे कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ था। सबसे पहले है पूर्ववर्ती महाशक्तियों का पतन। पूर्ववर्ती महाशक्तियां कौन थी? द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान आदि जो है वो महाशक्तियां हुआ करती थी और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनकी बहुत अच्छी स्थिति थी। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध में इन महाशक्तियों ने भाग लिया तो इनको बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी। अब ये अपना पुराना वर्चस्व कायम रखने में जो वो सक्षम नहीं थी। इनको अपना पुराना वर्चस्व कायम करने के लिए जो है वो काफी वर्ष जो लग जाने थे। अतः विश्व राजनीति में दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ, जिससे कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। अब आगे बात करते हैं अमेरिका द्वारा सक्रिय राजनीति में भाग लेना। प्यारे बच्चों, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास का एक कारण यह भी है, कारण क्या है कि 1942 से पूर्व अमेरिका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता था और उसने आइसोलेशन की पॉलिसी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना रखी थी। परंतु 1942 में के पश्चात उसने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया और वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो वो प्रभावित करने लगा। इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक पावर वैक्यूम जो उत्पन्न हो गया था, एक शक्ति शून्यता जो उत्पन्न हो गई थी, उसको भी अमेरिका भरना चाहता था, जिससे कि क्या हुआ कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास होने लगा। अब हम बात करते हैं उसके पश्चात शीत युद्ध का काल, कोल्ड वार। प्यारे बच्चों, मुख्यतः जो कारण है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास का कारण जो है वो उसको शीत युद्ध ही माना जाता है। शीत युद्ध के कारण जो है वो विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया। एक शक्ति गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे शक्ति गुट का नेतृत्व जो पूर्व सोवियत संघ कर रहा था और उनमें शीत युद्ध चला हुआ था। जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो किसी न किसी शक्ति गुट में जो वो शामिल हो रहे थे, या तो अमेरिकन गुट में शामिल हो रहे थे या पूर्व सोवियत संघ के गुट में शामिल हो रहे थे। तो इस प्रकार से विश्व जो था वो दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया, दो ध्रुवों में विभाजित हो गया, जिससे कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता। प्यारे बच्चों, जो पूर्ववर्ती महाशक्तियां थी, जैसे कि जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, उनको बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी। जैसे ब्रिटेन हो गया आपका, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया। ये ऐसी महाशक्तियां थी कि इनको बहुत अधिक आर्थिक हानि जो अब उठानी पड़ी थी और अब इनको जो है अपना राजनीतिक और आर्थिक विकास करने में जो वो लग गई थी। परंतु दूसरी ओर अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ, ये जो महाशक्तियां ऐसी थी, इनको अधिक हानि जो है वो नहीं उठानी पड़ी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। अतः अब इनमें जो है अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ में जो है आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो वो एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए जो है वो प्रतियोगिता आरंभ हो गई, जिससे कि जो है वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास होने लगा। अब हम बात करते हैं संधि राजनीति का आरंभ। इसी प्रकार से जो है वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास में जो है वो संधि राजनीति का जो आरंभ हुआ, उसने भी द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जो है वो विकास किया। कैसे कि ये जो संधि राजनीति जो है वो ये संधियां जो की जानी व्यापक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो होने लगी और द्विपक्षीय स्तर पर ये संधियां की जाने लगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ अमेरिकन स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन 1947 में और नाटो 1949 में बना। जापान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संधि 1951 में हुई और सोवियत यूनियन ने जो है वो अपने 8 साम्यवादी देशों के साथ मिलकर 1956 जो है वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से इससे भी जो है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्म रेस, शस्त्र दौड़। कैसे शस्त्र दोनों महाशक्तियों के बीच जो आर्म रेस आरंभ हुई, शस्त्र दौड़ आरंभ हुई, उसने जो है वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि 1945 में जो है वो अमेरिका ने जो है वो एटम बम का आविष्कार कर लिया था
और 1900 और उसने जो है वो जापान पर जो है वो अमेरिका के द्वारा एटम बम का प्रयोग करने से उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है वो अपना एक अधिकार जो वो स्थापित कर लिया था। परंतु जैसे ही जो है वो अब सोवियत संघ ने भी 1949 में जो है वो एटम बम का आविष्कार कर लिया, जिससे कि क्या हुआ कि उसने जो है वो अमेरिकी एकाधिकार की जो है वो हवा निकाल दी, अमेरिकी एकाधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त जो है वो दोनों महाशक्तियों के बीच जो है वो अब शस्त्र दौड़ जो अब आरंभ होगी। जैसे उनके बीच जो है वो हाइड्रोजन बम हो गया, न्यूट्रॉन बम हो गया और अन्य जैविक तथा रासायनिक अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन जो वो बड़ी मात्रा में होने लगा और एक शस्त्र दौड़, एक प्रतियोगिता सी जो है वो दोनों के बीच जो है वो आरंभ होने लगी। और प्रतियोगिता इस आधार पर थी कि अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन जो किया जा सके जो एक दूसरे से श्रेष्ठ हो, जिससे कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। अब बात करते हैं सैनिक गठबंधनों का निर्माण करना। वेरी सिंपल, बहुत आसान है यहाँ भी एक्सप्लेन करना कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास में जो है दोनों महाशक्तियों के द्वारा अपने अपने गुट में शामिल देशों की रक्षा करने के लिए जो सैनिक गठबंधन बनाए गए, उसने द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं कि अमेरिका के द्वारा 1949 में जो है वो नाटो की स्थापना की गई, 1951 में सीटो की स्थापना की गई, 1954 में सेंटो की स्थापना की गई और सोवियत संघ ने जो है वो क्या किया कि 8 साम्यवादी देशों के साथ मिलकर जो है वो वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था। तो ये सैनिक गठबंधन जो है वो दोनों महाशक्तियों के द्वारा इस उद्देश्य से बनाए गए ताकि जो है वो क्या हो सके, ताकि अपने अपने गुट में शामिल देशों की रक्षा की जा सके। अब हम बात करते हैं विकास की ऊंची छलांग, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। यद्यपि इस पॉलिसी को जो है वो 1959 और 60 में जो है वो चीन के द्वारा जो है वो आरंभ किया गया था, उसके द्वारा अपनाया गया था। परंतु इस नीति को जो है वो दोनों महाशक्तियां काफी लंबे समय से जो है वो इसका प्रयोग कर रही थी। अब हम बात करते हैं कि दोनों महाशक्तियों ने जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में जो है वो एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए जो है वो विकास की ऊंची छलांग जैसी नीति को जो है वो अपनाया। और दोनों महाशक्तियों ने जो है वो अपने अपने साइंटिस्टों, टेक्नीशियनों और इसी प्रकार से इंजीनियर, डॉक्टर को ये दिशा निर्देश जो दे रखे थे कि अगर कोई उनका विरोधी जो है वो एक वस्तु का निर्माण करता है तो आप उससे अच्छी वस्तुओं का निर्माण करें, अगर उनका विरोधी एक टेक्निक बनाता है तो आप उससे बेहतर टेक्निक का जो है निर्माण करें, जिससे कि अपनी शक्ति की श्रेष्ठता को जो है मतलब प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों महाशक्तियों के बीच जो है वो आरंभ हो गई थी, जिससे कि जो है वो किसको बढ़ावा मिला, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा मिला था, उसका विकास हुआ था। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं लास्ट में आर्थिक सहायता की लालसा, लस्ट फॉर इकोनॉमिक एड। अब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास में जो है वो आर्थिक सहायता की लालसा ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि क्या होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश जो है वो स्वतंत्र हुए, जिन्होंने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की। परंतु इन देशों की जो है वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अर्थव्यवस्था इनकी काफी पिछड़ी हुई थी और इनको अपना आर्थिक विकास करने के लिए दूसरे देशों के सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अब दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि इन दोनों महाशक्तियों ने जो है वो इन पिछड़े हुए देशों को, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों को अपने गुटों में शामिल करने के लिए इनको जो है वो आर्थिक सहायता देना आरंभ किया। अमेरिका ने जो है वो मार्शल योजना के अंतर्गत जो है इन पिछड़े हुए देशों को आर्थिक सहायता दी ताकि वे अमेरिकन गुट में शामिल हो सके। और सोवियत संघ ने जो है वो एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों को जो है वो आर्थिक सहायता दी जाने लगी, जिससे वे जो है वो सोवियत गुट में जो है शामिल हो सकें। तो इससे क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। ये तीसरे विश्व के देश, ये पिछड़े हुए देश जो है वो किसी न किसी शक्ति गुट में जो शामिल होने लगे और विश्व में जो है वो एक द्विध्रुवीय व्यवस्था का वातावरण जब उत्पन्न हो गया था। तो ऐसे ये सभी उपरोक्त कारण ऐसे थे जिससे कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ था। तो इसी के साथ धन्यवाद।